अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म किया है, इस बाब के अंदर मौजूद जितनी भी खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं और जितने भी अहम सवालात कुछ टेबल्स की सूरत में दिए गए हैं, वो आज हम हल करेंगे। असल में तो इसको हल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मुकम्मल और तफ़सीली इल्म आपको दिया जाए, तो इसका हम हल आपको आज करवाते हैं। तो चलें, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इन खुद तशख़ीसी सरगर्मियों में मौजूद सवालात को आपने किस तरह से हल करना है। खुशामदीद अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम बाब नंबर 16 की खुद तशख़ीसी सरगर्मियों को हल करेंगे। चलते हैं 16.1 की तरफ, जिसका पहला सवाल है, कॉपर की मेटलर्जी में इस्तेमाल होने वाले कंसंट्रेशन प्रोसेस पर नोट लिखें। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ओर को अच्छी हालत में लेकर आते हैं। ठीक है, ये मैंने आसान अल्फाज में आपको बताया है कि इसमें हम ओर को अच्छी हालत में लेकर आते हैं। जब वो ज़मीन के नीचे से निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिल चुकी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ओर का वो वाला हिस्सा बिलखसूस उसको निशाना बनाते हैं जिसमें काफ़ी सारा मेटल मौजूद होता है। इस अमल को हम कंसंट्रेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। इस कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले हम जो ओर होता है उसको पाउडर यानी ग्राइंड कर लेते हैं, और ग्राइंड करके उसको सबसे पहले हम ग्रेविटी उसको हम सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन उसको हम ग्रेविटी सेपरेशन से के अमल से गुजारते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन के बाद हम उसको फ्रोथ फ्लोटेशन के अमल से गुजारते हैं, और फ्रोथ फ्लोटेशन के अमल के बाद फिर बिलखसूस हम उसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन से के अमल से गुजारते हैं। फिर जाके अजीज तलबा तालिबात हमें उससे क्या मिलता है, फिर जाके हमें उससे और जो है वो बड़ी साफ सुथरी हालत में हमें वहां से बनता हुआ नजर आता है, और हम कहते हैं कि और जो है वो हमने खालिस हालत में हासिल कर लिया है। इस अमल को कंसंट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा सवाल है, स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्यों कोक की बहुत बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। इसके पीछे दो वजूहात हैं अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा। कोक को ऐड करने की, कोक को शामिल करने की पहली मिकदार ये है कि कोक को हम दाखिल करते हैं फ्यूल के तौर पर। चूंकि कोक के बारे में आपको पता है कि इसमें 98% कार्बन होता है, ये देर तक जलता रहता है, और जब देर तक जलता है तो अच्छी खासी मिकदार में एनर्जी पैदा करता है। तो पहला तो ये बतौर, हम यहाँ लिखेंगे कि ये बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। दूसरी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये बड़ी एक मजेदार चीज है। इसका जो रिड्यूसिंग इफेक्ट है ना अजीज तलबा तालिबात, मैं वो समझाने लगा हूं आपको। देखिए, हम कॉपर की हम बात करके आए ना, कॉपर पायराइट में से हमने कॉपर को निकालना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये है CuFeS2। जब हमने इसको तोड़ा था रोस्टिंग में, याद कीजिए, तो इसको तोड़ने से क्या बना था, हमने पढ़ा था क्यूपरस सल्फाइड बन गया, साथ में फेरस सल्फाइड बन गया था, साथ में SO2। मैं भी मसावात को तवाजुन में नहीं ला रहा, मैं बस एक मकसद आपको समझाना। फिर स्मेल्टिंग में याद कीजिए कि हमने क्या किया था कि ये जो फेरस सल्फाइड है, इस फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया था, जिससे क्या बन गया था, FeO बन गया था, और साथ में क्या बन गया था, सल्फर डाइऑक्साइड। आप देख रहे हो अजीज तलबा तालिबात कि सल्फर डाइऑक्साइड का निकलना मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, यहां से भी ऑक्सीजन निकल रही है, यहां से भी ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन का निकालना ही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा कि कोक को शामिल करने का एक मकसद होता है कि ये रिड्यूसिंग इफेक्ट जो है वो पैदा करता है, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। तो कार्बन जो है वो कार्बन और मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में यहाँ से निकलता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकलती रहती है, और ऑक्सीजन के निकलने के अमल को ही हम रिड्यूसिंग इफेक्ट का नाम देते हैं।
तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस में स्लैग कैसे बनता है। अजीज तलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में दो चीजें शामिल करते हैं, हम कोक और साथ में हमने पढ़ा था सिलिका यानी सैंड को शामिल कर देते हैं। और ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसको हम फ्लक्स की सूरत में ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। अब क्या होता है, स्मेल्टिंग में हमारे पास आता है आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। उस फेरस सल्फाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, उससे बन जाता है फेरस ऑक्साइड बन जाता है, और फेरस ऑक्साइड बनने के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये पहले से ही हमें ये इक्वेशन अभी हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। इसमें हमें ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमें ऑक्सीजन कुल मिला के जो है वो 3 नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मसावात को बस बैलेंस करेंगे, 2 बच्चों यहाँ पे लगा देंगे, 3 हम यहाँ पे लगा देंगे, और इसके बाद 2 हमारे पास ये बन जाएंगे और साथ ही 2 ये बनेंगे, तो पूरी मसावात जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब स्लैग कैसे बनता है। ये जो आयरन ऑक्साइड, ये जो फेरस ऑक्साइड बना है ना, इस फेरस ऑक्साइड में हम सैंड मिला देते हैं और फेरस ऑक्साइड और सैंड मिलके बनाते हैं FeSiO3 आयरन सिलिकेट। और याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, यही है स्लैग, जो कि है इम्प्यूरिटीज का एक मिक्सचर, और इसको हम वहां से हवा के जरिए नीचे से, जो कि हवा हम छोड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हवा बहुत प्रेशर के साथ वहाँ पर नीचे से ऐड की जाती है, तो हवा इसको ऊपर उठाता है, और स्लैग जब ऊपर उठता है तो ये वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ, ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग और मेटे को कैसे खारिज किया जाता है। जैसे मैं अभी बताकर आया हूँ कि स्लैग को खारिज करना तो बहुत ही आसान काम है, कि स्लैग जो होता है ये बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो हल्का होने की वजह से क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हवा दाखिल करते हैं बड़े प्रेशर के साथ। हवा दाखिल होकर स्लैग को यानी इसको ऊपर ले जाती है, और जब ये ऊपर ले जाती है तो वहां से फिर क्या हो जाता है, हम स्लैग को अलग कर लेते हैं। जहां तक मेटे की बात है, तो मेटे असल में 2 चीजों का मिक्सचर है। इसमें क्यूपरस सल्फाइड होता है और आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड होता है, और ये दोनों चूंकि पिघली हुई हालत में होते हैं, तो पिघली हुई हालत का मतलब है कि ये खासे भारे होते हैं, तो इनके वजन ज्यादा होने की वजह से ये असल में वजनी होते हैं। तो वजनी होने की वजह से ये फिर नीचे से अलग हो जाते हैं। तो वजनी होने की वजह से ये नीचे बैठते हैं, और नीचे से हम इसको फिर अलग कर लेते हैं एक पिघली हुई हालत में। 5वां सवाल है जी, स्लैग और मेटे में क्या फर्क है। तो बहुत ज्यादा फर्क है जी। स्लैग तो है वो तो इम्प्यूरिटीज का मिक्सचर है, ये तो ना खालिस अशिया का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये ना खालिस अशिया का एक मिक्सचर है। जबकि अगर हम मेटे की बात करते हैं, तो मेटे जो है वो क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर है, और आपको इसके अंदर क्यूपरस सल्फाइड नजर आ रहा है, यानी हम इसके अंदर से मेटल को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो साबित हुआ कि मेटे के अंदर मेटल मौजूद होता है, और इसके साथ हमें बकिया अभी प्रोसेसेस चलाने पड़ेंगे। तो स्लैग को तो हम खारिज कर लेते हैं, उस पूरी मशीन में से बाहर निकाल लेते हैं और ज़ाया कर देते हैं, जबकि मेटे अगले प्रोसेस में चला जाता है और वहां पे हम उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। छठे सवाल की तरफ आते हैं कि बेसिमराइजेशन प्रोसेस में मेटालिक कॉपर बनने के दौरान कौन सा केमिकल रिएक्शन वाक़ई होता है। तो बेसिमराइजेशन में हमने पढ़ा था, आता कौन कौन है। इसमें आता है बेसिमराइजेशन में मेटे आता है, ठीक है। मेटे को हम लेकर आते हैं। मेटे में मैंने आपको बता दिया 2 चीजें होती हैं। अब उसमें से जो आयरन यानी फेरस सल्फाइड होता है, उस फेरस सल्फाइड को सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत बुलंद टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। इस को तवाज़ुन बनाने के लिए 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 और 2 ये मसावात जो है वो तवाज़ुन में आ गई। अभी जो फेरस ऑक्साइड बना है, इस फेरस ऑक्साइड में सिर्फ रेत मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, और ये स्लैग बन के निकल जाता है। तो बेसिमराइजेशन में भी यही काम हो रहा है कि ये स्लैग बना के निकल जाएगा, ठीक है। अब पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है।
तो क्यूपरस सल्फाइड बच गया। इस क्यूपरस सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ऊपर वाले पहले रिएक्शन की तरह इसमें भी क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको भी तवाजुन में लाने के लिए अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। कॉपर के साथ जो है वो यहाँ पर 2 लगेगा और सल्फर डाइऑक्साइड के 2 यूनिट खारिज होते हैं। अब आप देखें क्यूपरस सल्फाइड जो है वो इस्तेमाल हो गया और क्यूपरस ऑक्साइड बच गया। आयरन सल्फाइड ऊपर इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब अब सिर्फ 2 अशिया बची हैं, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। तो क्यूपरस सल्फाइड और क्यूपरस ऑक्साइड आपस में मिलते हैं। इनके नतीजे से बच्चों कॉपर बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। इसको अगर हम तवाजुन में लेके आते हैं तो क्यूपरस सल्फाइड के साथ 2 लगाएंगे, कॉपर के टोटल 6 यूनिट्स बन रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास SO2 जो है वो भी क्यूपरस, इसको हम बैलेंस करते हैं अभी सुबह। यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड के साथ 2 लगेंगे, कॉपर के 6 यूनिट हैं और ये भी 2 हैं, तो पूरी जो है वो मसावात तवाजुन में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि प्योर मेटल कॉपर हमने यहाँ से निकाल लिया, ये था स्लैग, इसको हम निकाल लेंगे और इस तरीके से बेसिमराइजेशन के एंड पे हम कॉपर को अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। ब्लिस्टर कॉपर क्या है, 7वां सवाल। हमने पढ़ा था कि कॉपर जो होता है वो पिघले हुई हालत में होता है, ठीक है। तो जो पिघला हुआ जो कॉपर होता है, पिघला हुआ कॉपर को ठंडा करने पर उसमें मौजूद हलशुदा गैसेस खारिज होती हैं और हमने पढ़ा था कि जब वो खारिज होती हैं तो वो बुलबुले बना के, और फिर जब बुलबुले फट जाते हैं तो उसके ऊपर सुराख बन जाते हैं। इन्हीं सुराखों की वजह से कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कह दिया जाता है। 8वां सवाल है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में एनोड खत्म क्यों हो जाता है। अजीज तलबा तालिबात, हमने पढ़ा था कि इसमें जो एनोड होता है वो एनोड हमने इस्तेमाल किया होता है जो कि ना खालिस कॉपर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फर्ज कीजिए कि ये एनोड है, तो ये ना खालिस कॉपर का एनोड होता है। और बच्चों इससे क्या होता है, जाहिर है इसमें क्या शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करना शुरू कर देता है, आइंस बनाना शुरू कर देता है। तो जब जाहिर है ये टूट टूट के अपने आइंस में मुंतकिल हो रहा है तो ये टूटता रहेगा। तो बच्चों इस तरह ये टूट टूट के गिरता रहेगा और हम कहते हैं कि ये खत्म होता रहेगा। तो बिल्कुल जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो एंड पे एनोड जो है वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे खत्म हो चुका होगा। आते हैं 9वें सवाल पे, एनोड मड से क्या मुराद है। ये जो मैं भी आपको बता कर आया हूँ कि एनोड टूटेगा, तो ये एनोड मड जो है वो असल में एनोड के टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको एनोड मड कहा जाता है। वो पाउडर की सी सूरत में नीचे टूट टूट के गिरता रहता है और इसको हम एनोड मड का नाम दे देते हैं। अब उसमें होता क्या है, देखना क्या है कि उसमें होता क्या, क्योंकि देखें कॉपर जो है, कॉपर ये वाला जो अजीज तलबा तालिबात, ये तो कैथोड पे चला जाएगा ना और कैथोड के ऊपर जाके इकट्ठा होने लग जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एनोड में और क्या गिरा है। मैंने ये देखिए बात लिखी हुई है कि एनोड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ना खालिस कॉपर होता है। तो ये जो एनोड के टूटे हुए टुकड़े हैं असल में ये कौन है, ये ना खालिस अशिया है। तो याद रखिएगा अजीज तलबा और तालिबात कि ये ना खालिस अशिया हैं जो कि एनोड के अंदर मौजूद थी कॉपर के साथ और टूट टूट के वो नीचे गिरती रही। आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 16.2 की तरफ, जिसका पहला सवाल है कि अमोनिकल ब्राइन से CO2 को गुजारने पर सिर्फ NaHCO3 का रसूख क्यों बनता है। तो अजीज तलबा तालिबात, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन की बात करें। अमोनिकल ब्राइन का मतलब है कि उसमें क्या मौजूद है, NH3, साथ में क्या मौजूद है, NaCl, और साथ में क्या मौजूद है, पानी।
जब हम इसके अंदर से क्या गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो इसके नतीजे में सिर्फ क्या बनता है, NaHCO3 बनता है। उसकी एक वजह है, मैं आपको वजह बता देता हूं। वजह यह है अजीज तलबा तालिबात कि इस रिएक्शन में जो अमोनिया है ना, अमोनिया, ये अमोनिया जो है वो पानी के साथ मिलकर अमोनिया का सॉल्यूशन बना चुकी होती है, इसलिए पहले हिस्से के अंदर ये रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, अब देखें ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दूसरा जो इसका रिएक्शन है, क्या उसमें अमोनियम क्लोराइड नहीं बनता। तो असल में वो अमोनियम क्लोराइड बनने की वजह क्या थी, अमोनिया पानी के साथ मिलकर अमोनिया के सॉल्यूशन की सूरत में आ चुका था। जब अमोनिया सॉल्यूशन की सूरत में आ जाता है तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, NaHCO3। दूसरी एक और वजह सुनिएगा, आपको नजर आ रहा है NaHCO3 के बारे में, आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर हमें H नजर आ रहा है। तो जिस सॉल्ट के अंदर, बाब नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि जिस सॉल्ट में हमें H नजर आ रहा होता है, इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट बना कैसे, आप देखिए कि हमने यहाँ पे अमोनिया का सोल्यूशन, अमोनिया जब NH3 और पानी होंगे ना तो ये NH4OH की सूरत में होगा, और ये एक इंतहाई कमजोर बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बड़ी कमजोर सी बेस है। तो कमजोर बेस है, तो कमजोर बेस की वजह से ही हमारे पास NaHCO3 बना, यानी एसिडिक सॉल्ट बना। और वो एसिडिक सॉल्ट बाद में हम उसे गर्म करते हैं और गर्म करके उसको सोडियम कार्बोनेट के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो ये दो वजूहात हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी मेन वजह है, जो अहम तरीन वजह है, वो है अमोनिया का पानी के अंदर हल होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कमजोर बेस बना था। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें 3 रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमें लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला है CaCO3, हमें उसकी जरूरत पड़ती है, और इसकी वजह क्या है कि हमें इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी होती है। दूसरे नंबर पे अजीज तलबा तालिबात हमें जरूरत पड़ती है अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, और यहाँ पे हमें अमोनिया की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन जो है वो बनाना होता है, और अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए जाहिर है हमें अमोनिया गैस की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे जाहिर है हमने ब्राइन बनाना है, तो ब्राइन बनाने का मतलब है कि हमें सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी, और सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं किसके, सॉल्वेज प्रोसेस के, और इसमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये है सोडियम, ये है सॉल्वेज प्रोसेस के, यानी सोडियम कार्बोनेट की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल। सवाल नंबर 3 है, सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया की तैयारी का रिएक्शन लिखें। तो अमोनिया की तैयारी हम किस तरह करते हैं, आपको मैंने बताया था कि इसके लिए हम हैबर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और हैबर प्रोसेस के लिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन होती है और उसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तकरीबन 200 ATM प्रेशर होता है। कैटलिस्ट के तौर पे आयरन इस्तेमाल होता है, फिर जाके 2 यूनिट बनते हैं अमोनिया के, और ये इनकी 1:3 होती है। तो ये है हैबर प्रोसेस, और सॉल्वे प्रोसेस के लिए जो अमोनिया हमें चाहिए होती है वो हम हैबर प्रोसेस के जरिए ही पहले खुद बनाते हैं। चौथा सवाल है, सॉल्वे प्रोसेस के चंद एक फवाइद बयान करें। तो अजीज तलबा तालिबात हमने पढ़ा था कि ये एक सस्ता प्रोसेस है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें चाहिए होती हैं रॉ मटेरियल्स वो खासे सस्ते होते हैं। फिर इससे जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जनाब इसमें जो कम फ्यूल इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को एवेपोरेट नहीं करना होता, तो कम फ्यूल इस्तेमाल होता है। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था कि जनाब ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, इसमें किसी किस्म की पोल्यूशन जो है वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि जाहिर है आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, कहीं पर भी पोल्यूशन पैदा होती हुई हमें नज़र, कोई एग्जॉस्ट गैसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पोल्यूशन इसमें पैदा नहीं होती।
आते हैं पांचवें सवाल की तरफ, सॉल्वे प्रोसेस में CO2 कैसे तैयार की जाती है। तो CO2 को तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी लाइमस्टोन। चूंकि लाइमस्टोन में काफी ज्यादा मिकदार में CO2 पैदा हो जाती है, तो हम लाइमस्टोन को तोड़ते हैं। इस अमल को भी रोस्टिंग ही कहा जाता है। इसके लिए हमें 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, और फिर ये टूटता है, और ये टूट के बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह लाइमस्टोन की रोस्टिंग करके, इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, ये रोस्टिंग ही हो रही है। तो इसमें भी हम रोस्टिंग ही कर रहे हैं। तो ये रोस्टिंग हो रही है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन टूटता है और अच्छी खासी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा कर देता है। अब आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 16.3 की तरफ, जिसका पहला सवाल है कि जब अमोनियम कार्बमेट को स्टीम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। हमने पढ़ा था अजीज तलबा तालिबात कि यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले अमोनियम कार्बमेट बनता है, और अमोनियम कार्बमेट को सिर्फ हम उसको स्टीम के साथ मिलाते हैं, और स्टीम के साथ मिलाने से असल में क्या होता है, इसके अंदर मौजूद जो पानी होता है वो निकल जाता है, यानी इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो पहली बात, जब इसको स्टीम के साथ मिलाते हैं तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, ये बात ना भूलिएगा। तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है। और कैसे होता है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है अजीज तलबा तालिबात, NH4COONH2। सिर्फ हमने इसको गर्म करना है, गर्म करना मतलब स्टीम की मौजूदगी में हमने इसको गर्म करना होता है। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, ये मुंतकिल हो जाता है यूरिया में, और इसमें से पानी का मॉलिक्यूल खारिज हो जाता है, मतलब ये डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी का मॉलिक्यूल खारिज होने का मतलब है डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये है इस सवाल का बड़ा सादा सा जवाब। दूसरे सवाल पर आते हैं, यूरिया की तैयारी कितने मराहिल पर मुश्तमिल है। तो याद रखिएगा, यूरिया की जो मराहिल, यूरिया की जो तैयारी है वो 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिसमें से पहला जो है वो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन पहला, जिसके नतीजे में अमोनियम कार्बमेट बनता है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा है यूरिया की तैयारी, वो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि हम अमोनियम कार्बमेट को सिर्फ गर्म करते हैं स्टीम की मौजूदगी में, और उससे यूरिया बन जाता है। और ये यूरिया जो है ज़ाहिर है स्टीम मिलाई होती है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ वेटनेस, गीलापन होता है, तो उसकी ग्रैनुलेशन कर ली जाती है। तो जैसे ही हम यूरिया की ग्रैनुलेशन करते हैं, तो यूरिया सूखी हुई हालत में हमें वहां से मिल जाता है। तो ये 3 ऐसे मराहिल हैं जिनसे गुजर कर यूरिया तैयार होता है। तीसरा सवाल, यूरिया नाइट्रोजन की कितनी फीसद मिकदार कितनी होती है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन की फीसद जो है मिकदार पूछी जा रही है कि कितनी फीसद मिकदार होती है। हमने पढ़ा था कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46.6% होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मिकदार 46.6% होती है। अब आते हैं आखिरी खुद तशखीसी सरगर्मी 16.4 की तरफ, जिसका पहला सवाल है पेट्रोलियम की तारीफ करें। तो अजीज तलबा तालिबात, आपको पता है कि पेट्रोलियम हम किसको कहते हैं, जमीन में से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर को पेट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसके अलावा अजीज तलबा तालिबात, इसमें याद रखिएगा उसका रंग बताना है आपने कि वो भूरे रंग का या काले रंग का माया होता है। तो ये तीनों बातें जब आप मिलाएंगे तो पेट्रोलियम की तारीफ बन जाएगी। सवाल नंबर 2, पेट्रोलियम कैसे हासिल किया जाता है।
तो पेट्रोलियम को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन में पहली बात ड्रिलिंग की जाती है। तो जब ज़मीन में से ड्रिलिंग करते हैं तो ज़मीन में ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल जो है वो निकाला जाता है। अच्छा, इस क्रूड ऑयल को निकाल कर फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइनिंग में लेके जाते हैं, और जब रिफाइनिंग में लेके जाते हैं उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलहदा कर लेते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल क्या है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल ये है कि मिक्सचर, जो भी मिक्सचर है, के अज्जा को बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर अलग किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि एक मिक्सचर में मौजूद जितने भी अज्जा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी फ्रैक्शन हैं, हम सारों को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अलहदा करें, ये इसका असूल कहलाता है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ, पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से क्या मुराद है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से मुराद बड़ी सादा सी बात है कि इसमें हमने देखना होता है कार्बन की मिकदार। तो हम देखते हैं कि कार्बन की मिकदार के हवाले से कुछ खास तरह के कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज एक जैसी होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो होती है वो एक जैसी होती है। तो ऐसे पेट्रोलियम के अंदर से निकलने वाले ऐसे मुख्तलिफ कंपाउंड जिनमें कार्बन की मिकदार मखसूस होती है और वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट रेंज में आते हैं, उनको पेट्रोलियम की फ्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे गैसोलीन। अब अगर हम गैसोलीन की बात करते हैं तो गैसोलीन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं गैसोलीन। अगर हम अजीज तलबा तलबात गैसोलीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि गैसोलीन के अंदर C7 से लेके C10 तक के कंपाउंड्स हैं। अब ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, आपने बाब नंबर 11 में पढ़ा है कि 7वें वाला हेप्टेन होता है, 8वें वाला ऑक्टेन होता है, वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। लेकिन चूंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज एक जैसी है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो हमें मिलती है 80 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कंपाउंड्स कि जो मिल के एक मिक्सचर बनाते हैं और उनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज एक जैसी हो जाती है, उनको हम नाम देते हैं कि वो है फ्रैक्शन। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ, क्रूड ऑयल को कितनी फ्रैक्शंस में तकसीम किया गया है। तो हमने पढ़ा है कि क्रूड ऑयल की 6 फ्रैक्शंस बनती हैं। जैसे ही हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे 6 फ्रैक्शंस बनती हैं। उसमें से आपने पढ़ा है कि सबसे पहले पेट्रोलियम गैस आती है, उसके बाद पेट्रोलियम ईथर आता है, उसके बाद गैसोलीन, गैसोलीन के बाद कैरोसिन, अच्छा कैरोसिन के बाद डीजल, और डीजल के बाद फ्यूल ऑयल। तो ये 6 फ्रैक्शंस हैं जो कि गैसोलीन, जो कि क्रूड ऑयल के अंदर से हम निकालते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। तो ये था अजीज तलबा तालिबात लेक्चर, जिसमें हमने बाब नंबर 16 आखिरी बाब की भी तमाम की तमाम जितनी भी खुद तशखीसी सरगर्मियां हैं वो हमने हल की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल हक अदा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और आप लोगों के हक में आसानियाँ फरमाए। जी, तो बच्चों ये था उन्वान, जिसमें हमने खुद तशखीसी सरगर्मियाँ जो कि पूरे बाब के अंदर हैं उनको हमने एक साथ ही हल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।